नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉ गाइड। तो कल जो हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग बस वहीं से आगे बढ़ेंगे और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड वीडियो है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, पेपर 2 को। ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने देखा, कल जो हम लोग कह लीजिए जिस पे एंड किए थे, वो था कि जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑफर को लेकर के डिस्कस कर रहे थे। और जो दो तरीके के जो ऑफर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, एक तो जनरल ऑफर था और स्पेसिफिक ऑफर था। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो की और इसको डिस्कस करेंगे एक बार। तो बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी अभी कर रहे हैं, जिनको भी एग्जाम देना है, उनको जरूर ये शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो अगर हम बात करें मेजरली कितने तरीके के ऑफर होते हैं, तो दो मेन है, जिसमें एक जनरल ऑफर है और दूसरा है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेड टू द पब्लिक इन जनरल। एक जैसे कई बार बोला जाता है ना कि कोई चीज है, किसी चीज को हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं, कि सभी के लिए जो चीजें होती हैं, और कोई भी उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, और एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू टर्म्स इज सफिशिएंट। कोई जरूरी नहीं है कि हम जाकर उसको कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे एक केस था जो कि कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने का जो हुआ था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या था कि कंपनी ने एक ऑफर किया कि भाई हमने ये बात है 1892 की। और वहां पे इस कंपनी ने जो है, कार्बोलिक्स स्मोक बॉल कंपनी जो थी, एक फार्मेसी की कंपनी थी, एक फार्मा कंपनी थी बेसिकली। और इन्होंने एक वहां पे कह लीजिए कि एक ऑफर कम्युनिकेट किया, जो कि पब्लिक को इन जनरल उन्होंने कम्युनिकेट किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम इन्फ्लुएंजा की ये मेडिसिन बना रहे हैं, हमारी इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन इतनी अच्छी है कि इसको जो कोई भी लेगा, उसको इन्फ्लुएंजा दोबारा नहीं होगा। और अगर होता है, हमारी मेडिसिन लेने के बाद भी अगर होता है, तो हम उसको $100 देंगे। तो इस तरह से एक तरीके से उन्होंने ये जनरल ऑफर दिया पब्लिक को, सभी के लिए था ये। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि कार्लिन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कार्लिन जो थी, उन्होंने इस चीज को उनकी मेडिसिन ली, उसको यूज किया, और उसके बाद उनको दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अच्छा, जब केस फाइल कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ कि कोर्ट ने इस चीज को जब यहाँ पे बातचीत होने लग गई, जो कंपनी ने कहा कि भाई हमने कोई इनको ये घर पे जाकर के तो बोला नहीं था कि आप आइए और हमारी ये इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन ले लीजिए। इन्होंने तो अपने आप ही उसको लिया था। तो कोर्ट ने उनको बोला कि भाई आपने इस चीज को एक जनरल ऑफर दिया था, आपने पब्लिक को ऑफर किया था, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आपकी मेडिसिन ली। और उसके बाद उनको दोबारा ये चीज हुई, और आपने क्योंकि उस वक्त बोला था कि हम $100 देंगे, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये जो कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस था 1892 का, ये आप मेंशन कर सकते हैं, ये जनरल ऑफर था। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब हो गया जहां पे पर्सन टू पर्सन, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ ऑफर किया। ए ने बोला कि भाई मैं ये अपना लैपटॉप आपको देना चाहता हूं 10,000 रुपीज ने। बी ने एक्सेप्ट किया। तो वो एक हो गया ए टू बी, जहां पे वो एग्जैक्टली कह लीजिए कि किसी एक स्पेसिफिक को जब ये ऑफर किया गया, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। वहीं पे अगर हम काउंटर ऑफर की बात करें, मान लीजिए ए ने बी को कोई चीज ऑफर की, बोला कि लैपटॉप मैं आपको 10,000 में देना चाहता हूं, क्या आप लेंगे इसको? लेकिन बी ने बोला कि नहीं, मैं 10,000 में तो नहीं, मैं इसको 9,000 में लूंगा। तो काउंटर ऑफर दे दिया वहां पे 9,000 का। इसका मतलब जो उनका पहले का ऑफर था वो वैलिड नहीं रह गया, और ये नया ऑफर हो गया। अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं दोनों लोग, तो ये एक तरीके का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एक तरीके का और यहाँ पे होता है जिसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं, जो हालांकि आज की डेट में बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन एक समय था जब काफी कह लीजिए कि इसके द्वारा चीजें होती थी, जिसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। क्रॉस ऑफर क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, चीजें पोस्ट से आया जाया करती थी, जहां पे लोग पोस्ट ऑफिस का यूज किया करते थे। तो इसमें क्या होता था कि लोग कोई चीज ऑफर करते थे तो बाई पोस्ट करते थे, और उधर से भी अगर कुछ मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई मैं अपना ये आपको अपनी साइकिल जो है 2,000 रुपए में ये बेचना चाहता हूं, अगले ने वहां से ऑफर किया
कि नहीं मैं इसको 2000 में तो नहीं, मैं इसको 800 रुपए में लेना चाहता हूं। तो होता क्या था, लेकिन वो जो क्रॉस ऑफर होता था ये वैलिड नहीं माना जाता था। तो आज की डेट में हालांकि ये बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेनली जो अगर आप देखें तो जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और काउंटर ऑफर जो है आज की डेट में जो इसको माना जाता है, जो ये बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा इसमें एक और चीज थी, इनविटेशन टू ऑफर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जहां पे आप देखें जो शोरूम्स होते हैं वहां पे जो प्राइस टैग्स डिस्प्ले किए जाते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। बेसिकली होता क्या है कि वहां पे शॉपकीपर किसी को जाकर के ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि उन्होंने ये लगा रखा है कि भाई ये हमने ये ब्लेजर रखा हुआ है, ये आज की डेट में जो है 2000 रुपए का है। तो वो इनविटेशन टू ऑफर है कि हम दूसरों को ये इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप आकर के इस चीज को ऑफर दीजिए हमें कि आप इतने में खरीदना चाहते हैं। तो दैट इज बेसिकली अ इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नया जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है हम ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर होता क्या है। ध्यान रखिएगा, कई बार कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल बोला जाता है, कई बार ऑफर बोला जाता है। तो प्रपोजल एंड ऑफर इज द सेम थिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अब यहां देखिएगा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, ये डेफिनेशन क्या है इसकी। इंडियन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो जब ये कंप्लीट तब माना जाएगा जब ये उसकी नॉलेज में आ जाएगा जिसको हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज ऑफर की या हमने कोई प्रपोजल बनाया, मन ही मन में बना लिया और हमने इन राइटिंग या किसी को कम्युनिकेट नहीं किया। मैंने बोला मैं ये लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ 15,000 में, और मेरे मन में ही ये विचार चल रहे हैं, मैंने कम्युनिकेट नहीं किया इसको। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। तो मुझे जो भी करना है मैं इन राइटिंग कम्युनिकेट करूंगा टू द पर्सन जिसको मैं ये ऑफर करना चाह रहा हूं, जिसके साथ मैं ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं। तो वहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये उसकी नॉलेज में आना चाहिए। अब इसमें एक और चीज आती है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफर। क्या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है जो रिवोकेशन है। तो यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, और रिवोकेशन किस तरीके से करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होता क्या है। अब यहां देखिएगा सेक्शन 5 जो है, ध्यान रखिएगा सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज को डिफाइन करता है। क्या कहता है सेक्शन 5? सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा लैपटॉप जो है मैं ये 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं मिस्टर बी को। मिस्टर बी आप मेरे को इसको शाम तक बता दीजिएगा। मिस्टर बी ने मेरे को दोपहर में ही ये चीज बता दी कि भाई मुझे आपका ऑफर एक्सेप्टेड है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तब मैं इसको रिवोकेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर इन्होंने नहीं किया है तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं। इसका यही मतलब है। तो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। जब तक उसका कम्युनिकेशन नहीं आ जा रहा है एक्सेप्टेंस का, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर एक बार उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसके बाद हम इसको रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे जो बोला जा रहा है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई चीज हमने कम्युनिकेट कर दी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मान लिया जाएगा दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एज पर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब यहां पे कुछ हम लोग एग्जांपल भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए प्रपोजेस बाय अ लेटर sent by post, an acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए मिस्टर बी ने समय से पहले उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको नहीं किया जा सकता है, रिवोक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं आया है तो रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, अब रिवोकेशन होता किस तरीके से है, क्या तरीके हैं उसके।
तो यहां पे सेक्शन 6 आ जाता है। एज पर द सेक्शन 6 यहां पे कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसमें क्या है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा कि हमें रिटन में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो दूसरी पार्टी है जिसको हमने ऑफर किया था, जिसको हमने प्रपोजल दिया था, उसको हमने कम्युनिकेट करना पड़ेगा नोटिस के थ्रू रिवोकेशन के लिए। ठीक है। दूसरा है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए कि महिंद्रा ने एक्सयूवी के ऊपर ऑफर निकाला कि भाई 31 अक्टूबर तक हम इस पे 2 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट देंगे, कंसेशन देंगे अगर आप 31 अक्टूबर तक ले लेते हैं तो। लेकिन अब उसका एक टाइम लिमिट डाल दिया उन्होंने कि उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप ले लेते हैं तो ही ये ऑफर वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी कैंसिल माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम और रीजनेबल टाइम में। ठीक है। तो बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस or if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of the act। तो यहां पे कोई कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रिवोकेट मान लिया जाएगा, कैंसिल मान लिया जाएगा। तीसरा आता है बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टेड टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, अब क्या होता है कि कई बार जो ऑफर निकाले जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला कि भाई यहाँ पे कॉलेज में एक मेस शुरू होगी, उस मेस के लिए उन्होंने टेंडर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई ये इसमें जो है, जो भी इसका टेंडर का फीस है वो 50% आपको एडवांस में जमा करना पड़ेगा, तभी ये ऑफर आपका एक्सेप्ट होगा, तभी आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। और जो भी उस वक्त अगर उसको कोई एक्सेप्ट भी करता है उस टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो 50% एडवांस उनको पहले देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेड टू फुलफिल, अगर कोई कंडीशन इसको फुलफिल नहीं करता है तो वो पहले ही रिवोकेट मान लिया जाएगा, वो कैंसिल मान लिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी गई। ठीक है। तो कोई वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूरी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल मान लिया जाता है। जो आखिरी चौथा तरीका है, फोर्थ, उसमें क्या है, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। कई बार क्या हुआ, मान लीजिए कि मिस्टर ए ने ऑफर किया कि मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूं 20,000 रुपीज में मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मिस्टर बी को ये पता लगा कि ये व्यक्ति जो है, जो ऑफर कर रहा है, ये पागल है, इंसेन है, मेंटली अनस्टेबल है, तब भी इस ऑफर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये भी वॉइड माना जाएगा, ये भी कैंसिल माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको नहीं पता है ये चीज, तो वो ऑफर वैलिड माना जाएगा। या अगर किसी की डेथ हो जाती है, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से पहले उसके नॉलेज में है ये चीज कि भाई डेथ हो गई है, तो उस चीज को वॉइड मान लिया जाएगा, उस चीज को कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है। तो यहां पे जो हम लोगों ने देखा, कितने अलग अलग तरीके के, यहाँ पे 4 तरीके के हम लोगों ने देखे जो रिवोकेशन मेथड होते हैं। सेक्शन 6 ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये रिवोकेशन को डिफाइन करता है कि किस तरीके से रिवोकेट किया जाए। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे सेक्शन 6 जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। सब सेक्शन 1 जो है इसका 6(1), ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो ये हमेशा ये याद रखिएगा, इसको मेंशन भी करिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 ये बोलता है, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस ऑफर को, जो हम लोग एक्सयूवी वाली बात कर रहे थे, तो वो लैप्स मान लिया जाएगा। ये कौन कहता है, सेक्शन 6 का 2 सबसेक्शन जो है वो ये बोलता है। वहीं पे अगर हम देखें तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई
तो भी वो प्रपोजल वो रिवोक माना जाएगा, वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, राइट। और सेक्शन 6 का सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि डेथ और इंसैनिटी के केस में, और अगर वो एक्सेप्ट करने से पहले उनके नॉलेज में है, तब भी वो माना जाएगा कैंसिल, रिवोकेट माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप सब सेक्शंस ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने सेक्शन की बात की। अब आ जाते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डेथ। ठीक है, सेक्शन 37 क्या बोलता है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 promises bind the representative of promisor in case of the death of such promisor before performance unless a contrary intention appears from the contract। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, therefore the offer is accepted when there is no information of proposer death। भाई अगर एक्सेप्ट कर लिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज की कि डेथ हो गई है और उसके पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, देयर विल बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको माना जाएगा वो बाइंड हो गया, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट से ये मान लिया जाएगा कि वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको ये बात पहले से पता नहीं है कि वो डेथ हो गई है या इंसैनिटी हो गई। ये सेक्शन 37 बोलता है। ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफर एंड रिवोकेशन किस तरीके से होगा, उसके बारे में हम लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ध्यान रखिएगा, जो पहला अभी जो हम लोग ने यहां डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, एन ऑफर इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज सेट टू बी रिवोक्ड, यानी कब ऑफर को कहा जाएगा कि भाई कम्युनिकेट किया गया है और कब इसको माना जाएगा कि ये कैंसिल करने के लिए बोला गया है। कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न आता है, और जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है उसको जरूर ध्यान से आप एक बार नोट्स भी ले लीजिएगा और इसको पूरी तरीके से इसी तरीके से हेडिंग्स डाल के आप लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो बनता है उसमें ये बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्टेंस, discuss the essential and legal rules for valid acceptance and how acceptance may be revoked। तो ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिए, नोट्स लेते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, आप इसको रेगुलरली इन वीडियोस को देख सकते हैं कहीं पे भी कभी भी। और अगर आप शेयर करते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेशन, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस थोड़ा सा समझते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 2 का बी है ना, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, यानी when the person to whom the proposal is made signifies his assent, यानी अपनी सहमति देता है, the proposal is said to be accepted। मान लीजिए किसी को जो प्रपोजल ऑफर किया गया है और वो अपनी सहमति देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये माना जाता है कि उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट कर लिया, बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, तो जिसने ऑफर किया, प्रपोजल हुआ, ऑफर किया किसी को, किसी ने एक्सेप्ट किया, और जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिस हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, आते हैं थोड़ा सा इस पे भी समझते हैं क्या है एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका बनेगा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या कम्युनिकेट करना है, अब यहां पे देखिएगा, ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने कम्युनिकेट नहीं किया, अगर मुझे लैपटॉप सेल करना है और मैं अपने मन ही में सोच रहा हूं कि मुझे 15,000 में लैपटॉप सेल करना है और मैं इसको किसी को बता नहीं रहा हूं, किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कोई भी अगर जो है
मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और वैसे ही ठीक उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है मिस्टर बी को, अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ, मिस्टर बी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे रिटर्न में इसको नोटिफाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट उसको कम्युनिकेट मुझे करना पड़ेगा। यहां पे एक केस था, इन द केस ऑफ फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले, कोर्ट हेल्ड दैट फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसमें बोला था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। दूसरा पॉइंट था, acceptance must be communicated by the promise or his authorized agent। अब यहां पे पॉवेल वर्सेस ली कोर्ट ने यहां पे चीज बोली थी, जहां पे ये इसका मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर और देयर ऑथराइज्ड एजेंट। ठीक है, यहां पे एग्जांपल दिया गया है केस का, पॉवेल वर्सेस ली कोर्ट का था बेसिकली ये। तो इसमें हुआ क्या कि मिस्टर जो पावेल थे, मिस्टर पावेल ने एक कॉलेज में अप्लाई किया प्रोफेसर के लिए, और वहां पे जब अप्लाई किया उन्होंने, तो कुछ टाइम के बाद उनको वहां के प्यून से एक जानकारी मिली कि सर आपका तो हो गया है और आप सेलेक्ट हो चुके हो बिल्कुल, तो आपको तो बहुत जल्दी ज्वाइन करना होगा। ये लेकिन बोला किसने? ये प्यून ने बोला। बाद में जब लिस्ट निकली तो उनका नाम उसमें नहीं था, सिलेक्शन में जो उनका नाम था वो नहीं था। और जब उन्होंने इस चीज को लेकर के कोर्ट में, ली कोर्ट करके था जहां पे उन्होंने ये इस चीज को लेकर के फाइल किया केस कि भाई मेरा तो नाम हो चुका था, सारी चीजें थी, पता नहीं इन्होंने मेरा नाम बाद में हटा दिया। तो वहां पे कोर्ट ने उनको बोला कि कोई भी एक्सेप्टेंस क्या आपको कॉलेज की तरफ से या किसी ऑथराइज, जो कॉलेज के ऑथराइज लोग हैं उनकी तरफ से आया? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे यहाँ के प्यून ने बताया था। तो प्यून का वहां पे उस चीज को डिसमिस कर दिया गया कि प्यून की बात आपने कैसे मान ली? जब तक कि कोई एक्सेप्टेंस ऑथराइज जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा जब तक आपके पास नहीं आएगा, नहीं मान सकते। तो उस केस को डिसमिस कर दिया गया था। ये पावेल वर्सेस ली का केस था। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस जो है सेक्शन 7/1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides that in order to convert a proposal into a promise, किसी भी proposal promise, the acceptance must be absolute and unqualified। मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। पता लगा कि हमने कहा कि भाई लैपटॉप आप 15,000 में ले लीजिए, आपने बोला, मिस्टर बी ने बोला नहीं मैं 15,000 में तो ले लूंगा, लेकिन जो मैं पेमेंट करूंगा वो साल भर में करूंगा, 1,000 रुपए करके मैं करूंगा। तो आपने एक कंडीशन लगा दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि ठीक है मैं ले तो लूंगा, लेकिन इसको दो साल में पेमेंट करूंगा या 6 महीने पे पेमेंट करूंगा, तो दैट इज बेसिकली आपने एक्सेप्ट किया लेकिन उसमें कंडीशन लगा के किया, तो वो एक्सेप्टेंस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। वो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम मैनर एज डिस्क्राइब इन द प्रपोजल। अब क्या है कि आपने जो अगर एक्सेप्टेंस करना है, तो जो आप कोई अगर उसमें कोई तरीका दिया गया है, अगर बोला गया है कि भाई ठीक है अगर आपको लैपटॉप लेना है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप मुझे शाम तक मेल पे कम्युनिकेट कर दीजिएगा, या आप मेरे को बाय पोस्ट जो है इस चीज को कम्युनिकेट कर दीजिएगा, या आप मेरे को नोटिफाई कर दीजिएगा किसी भी तरीके से, जो मैंने तरीका बताया है। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक तरीका बताया है तो आपको उसी तरीके से उस एक्सेप्टेंस को मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई तरीका उसमें नहीं बताया गया है, तब भी आपको एक रीजनेबल मैनर में आपको इस चीज को, इट मस्ट बी डन इन अ वेरी रीजनेबल मैनर, आपको उस चीज को मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपना एक्सेप्टेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहां पे क्या है, मस्ट बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द ऑफर। ठीक है, इफ द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस इज मेंशन्ड इन द प्रपोजल, देन द प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन दैट टाइम। एक्सयूवी लेनी है 31 अक्टूबर तक लेनी है, उसके पहले ही आपको जाके लेना पड़ेगा। उसकी आप वहां से एक तरीके से इनविटेशन है, वो एक तरीके से ऑफर है, तो वो हमें उसके पहले लेना पड़ेगा। या कोई भी चीज अगर मान लीजिए टाइम दिया गया है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो उसके ड्यूरेशन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा।
तो ये थे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, जो अगला सेशन रहेगा वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और पूरा इन डिटेल अगर हम देखेंगे, कंसिडरेशन को लेकर के देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और इसी तरीके से आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। आगे हम लोग इस पर फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अभी वीडियोस आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाली हैं, क्योंकि हमें कोर्स इसी वीक में पूरा कंप्लीट करना है। तो आप जरूर देखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।